इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर आगे सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों। त्रिपुरा के अंदर आज डाले जाएंगे वोट, बताएंगे आपको कितने उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में दोस्तों और किन पार्टियों के बीच में है मुख्य मुकाबला और किस तरीके के ओपिनियन पोल में दावा किया गया था। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चुनाव से एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने को लेकर इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई गई है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में अडानी पर हुए बड़े खुलासे के बाद अब कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से आरबीआई और सेबी को लिखा गया है लेटर, पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया है दोस्तों। वहीं पर बीबीसी पर लगातार दूसरे दिन भी आईटी का सर्वे जारी है, बताएंगे आपको किस तरीके से स्टाफ के साथ भिड़ गए अधिकारी। सोशल मीडिया पर वीडियो हो गया वायरल दोस्तों। वहीं पर मिजोरम के अंदर विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला और क्या सन्नी देओल की सजा जाने वाली है, बताएंगे आपको। लोकसभा पहुंच गया है पूरा मामला दोस्तों। वहीं पर भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है पर प्रधानमंत्री फादर ऑफ हिपोक्रेसी है। कांग्रेस पार्टी ने क्यों प्रधानमंत्री मोदी पर यह तंज कसा है दोस्तों। इसी के साथ में कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी की प्रजा ध्वनि यात्रा के दौरान जबरदस्त जन सैलाब आने के बाद बीजेपी के नेता भड़के देने लगे अनाप शनाप बयान, बताएंगे आपको। टीपू सुल्तान और भगवान हनुमान की करने लगे तुलना, क्या है ये पूरा कारण दोस्तों, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए एक और प्लेटफॉर्म ने बीबीसी के कार्यालय पर तथाकथित सर्वे की जमकर आलोचना की है। मोदी सरकार को जमकर अपने निशाने पर लिया है दोस्तों। और महाराष्ट्र के अंदर कोर्ट में पठान मूवी या फिर बेशरम रंग गाने पर रोक लगाने से पूरी तरीके से मना कर दिया गया है दोस्तों। और रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास के बीच में हाथापाई की खबर सामने आ रही है, बताएंगे विस्तार से पूरी अपडेट एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अडानी ग्रुप पर लगे गंभीर आरोप पर तत्काल प्रभाव से जांच होनी चाहिए और सेबी के साथ साथ आरबीआई को तुरंत कदम उठाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा दोस्तों। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को त्रिपुरा में बहुमत मिल गया था, लेकिन इस बार त्रिपुरा का चुनाव पहली बार त्रिकोणीय मुकाबले में होने जा रहा है दोस्तों। जहां पर एक और लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अलायंस बनाकर पूरे के पूरे 60 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 13 सीटें और वाम मोर्चा ने 47 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। और त्रिपुरा पार्टी की ओर से 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए, जबकि बीजेपी और आईपीएफटी के गठबंधन ने 55 सीटें और 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं दोस्तों। कुल मिलाकर मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। त्रिपुरा मोथा पार्टी की ओर से 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद त्रिकोणीय मुकाबले में अंतिम निर्णय जनता लेने वाली है। आपको बता दें कि तकरीबन 28,13,748 मतदाता वोट डालेंगे, जिसमें 14 लाख के आसपास पुरुषों की आबादी है और 13,98,000 महिला की आबादी है दोस्तों, जो मिलकर राजनीतिक पार्टियों का भविष्य तय करने वाली है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि ताजा ओपिनियन पोल भी ये दावे कर रहे थे कि त्रिपुरा के अंदर कुछ बड़ा खेला होने वाला है। त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है। दरअसल दोस्तों आज सुबह से ही लगातार वोट डाले जा रहे, उम्मीद जाहिर की जा रही है कि त्रिपुरा के अंदर कम से कम 80% के आसपास वोटिंग हो सकती है दोस्तों। हालांकि शाम होते होते अंतिम निर्णय सामने आएंगे, लेकिन त्रिपुरा के चुनाव के बारे में आप लोग की क्या कुछ राय है लिखा जरूर बताएगा। और एक और बड़ी खबर यह है कि जैसे ही चुनाव होने वाले थे दोस्तों, उससे कुछ घंटे पहले कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यालय में जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन में मुकुल वासनिक, पवन खेड़ा के साथ त्रिपुरा के लोकल लीडर्स भी मौजूद थे। सभी ने जाकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है कि गृह मंत्री अमित शाह जब त्रिपुरा में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे तो शाम को उन्होंने चुनावी अधिकारियों के साथ में बैठक की थी। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाते हुए सवाल किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता करना चाहिए कि गृह मंत्री की ओर से क्या आदेश दिए गए हैं, क्या चर्चा की गई थी इस मीटिंग के दौरान। देखते हैं दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने हालांकि कदम उठाने की बात कही है, क्या कुछ जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक भी चुनाव ऐसा नहीं होता जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप नहीं लगते दोस्तों। और एक और बड़ी खबर यह है कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट सामने आने के बाद और सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने ठान रखा है कि इस मामले पर जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, जब तक अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच नहीं होगी, तब तक मामला थमने नहीं दिया जाएगा दोस्तों। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के संसद से लेकर सड़कों के संग्राम के बीच अब कोर्ट के अंदर भी मामला पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी के नेता एक याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और जांच कराने के लिए कहा गया दोस्तों, जिसके बाद कोर्ट में बहस से यह तय किया गया है कि 24 फरवरी नहीं बल्कि 17 फरवरी यानी कल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा और मामले पर इन्वेस्टिगेट करेगा। दरअसल दोस्तों याचिकाकर्ता ने अपील में कहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी एंटरप्राइज के एफपीओ को 3200 रूपए प्रति शेयर के दर पर निवेश किया, जबकि सेकेंडरी मार्केट में इसकी कीमत मात्र 1800 रूपए थी। ऐसे में उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि गौतम अडानी और उनके सहयोगियों ने सार्वजनिक लाखों करोड़ रुपए के सार्वजनिक धन का घोटाला किया है। याचिकाकर्ता ने सीबीआई, ईडी और डीआरआई से इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। दोस्तों देखते हैं कल कोर्ट की ओर से सुनवाई के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश की ओर से आरबीआई और सेबी को भी लेटर लिखा गया है। दोस्तों मामले पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया है।
जयराम रमेश ने कहा कि इस मुद्दे में दो पहलू है जिस पर गौर करने की जरूरत है। सबसे पहला पहलू ये है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का सही अडानी जोखिम क्या है ये पता चलना चाहिए। दूसरा ये कि अडानी समूह को स्पष्ट और निहित गारंटी क्या है कि अगर विदेशी फंडिंग बंद हो जाती है तो भारतीय बैंकों के द्वारा उसे उबार दिया जाएगा। इस पर भी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने मांग करते हुए कई सारी और आशंकाएं जाहिर की है। दोस्तों साथ साथ एक और बड़ी खबर यह है कि बीबीसी के दफ्तर पर लगातार दूसरे दिन भी आईटी का सर्वे चलता रहा। स्टाफ ने कहा कि हर सवाल का जवाब ईमानदारी से देने की जरूरत है। दरअसल दोस्तों बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के ऑफिस में तथाकथित सर्वे चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक आईटी अधिकारी 2012 से लेकर अब तक के अकाउंट्स की डिटेल इकट्ठा कर रहे हैं। अधिकारियों ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्टाफ के मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप सब जब्त कर लिए हैं। सर्वे के दौरान आईटी के अधिकारी और बीबीसी के इंडिया के संस्थापकों के बीच में बहस का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि बीबीसी के स्टाफ को मेल भेजकर कहा गया है कि कोई भी जानकारी डिलीट न करे, न ही इसको छुपाए। दरअसल दोस्तों ये कौन सा सर्वे है जो लगातार दूसरे दिन भी चलता रहा? अपने आप में लोगों के मन में एक सवाल है और सर्वे शब्द का इस्तेमाल किया गया है ताकि लोग ज्यादा सवाल ना खड़ा करें। आप लोग इसके पीछे किस तरीके की कार्रवाई समझते हैं लिखकर जरूर बताएगा। और एक और बड़ी खबर दोस्तों ये है कि अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए भड़काऊ बयान पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया था, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इसे कंट्रोवर्शियल या फिर भड़काऊ बयानबाजी नहीं समझा है और प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद केस से जुड़े मामले को लेकर दोनों नेताओं की टिप्पणी पर प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। वहीं पर मिजोरम के विधानसभा के अंदर समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के किसी भी प्रयास का विरोध करने का प्रस्ताव पेश करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यूसीसी देश को विघटित कर देगा क्योंकि यह मिजो समेत धार्मिक अल्पसंख्यकों के धार्मिक, सामाजिक प्रथाओं और संस्कृति और परंपराओं को खत्म करने की कोशिश है। दरअसल भाजपा के एक सांसद की ओर से पेश किए गए कानून की जमकर आलोचना की गई है दोस्तों और प्रस्ताव भी पारित करते हुए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने खुद इस प्रस्ताव के चर्चा में हिस्सा लिया है। दोस्तों जमकर बहसबाजी भी देखने को मिली है। कुल मिलाकर नागरिक संहिता लागू करने की बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, लेकिन भारत संस्कृति रूप से काफी विविध देश है दोस्तों और ऐसे में इस तरीके के कानून लाना कहीं न कहीं टेढ़ी खीर से कम नहीं है। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट ये है कि सनी देओल की सदस्यता रद्द करने के मामले को लेकर अब ये मामला और आगे बढ़ चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता सनी देओल ने जब साल 2019 में अपने राजनीतिक सफर का आगाज किया था तब लोगों की बड़ी तादाद ऐसी थी कि सनी देओल को असली में हीरो समझा करते थे। सनी देओल ने साल 2019 में आम चुनाव पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट से किस्मत आजमाई और भारतीय जनता पार्टी की 2019 की लहर में आसानी से चुनाव भी जीत गए। 84,000 वोटों के अंतर से उन्हें चुनाव में जीत भी मिली। लोगों को उम्मीद है कि विनोद खन्ना की तरह सनी देओल भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ काम करेंगे। सनी देओल ने चुनाव प्रचार के दौरान लोकसभा क्षेत्र के जनता से बड़े बड़े वादे किए दोस्तों, लेकिन ये सारे वादे ढकोसले साबित हुए। आपको बता दें कि अपने क्षेत्र में गुरदासपुर के अंदर दिखाई नहीं देते हैं सनी देओल, जो सबसे बड़ा लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि उनके खिलाफ जगह जगह उनके क्षेत्र में बैनर पोस्टर तक लगाए गए कि हमारा सांसद गायब है, आज तक नजर नहीं आया। गुरदासपुर मोहल्ला संत नगर निवासी अमरजोत सिंह ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर लिखे हुए सनी देओल की सदस्यता को रद्द करने की मांग की है। दोस्तों अमरजोत सिंह ने ये लेटर लिखे हुए कहा है कि पिछले 4 सालों से सनी देओल लगातार गायब है दोस्तों अपने क्षेत्र से। आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। और एक और बड़ी अपडेट ये है कि कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी ने प्रजा ध्वनि यात्रा निकाल रखी है, जिसमें डीके शिव कुमार से लेकर सिद्धरमैया दोनों के दोनों कोई न कोई यात्रा करते रहते हैं, जिसके कारण भारी जन सैलाब भी देखने को मिलता है दोस्तों। और बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी की लहर से लगातार जूझ रही है और राज्य के अंदर भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप बीजेपी सरकार पर लगे हैं, जिससे एंटी इनकम्बेंसी और ज्यादा प्रचंड हो चुकी है दोस्तों। वहीं पर बीजेपी के कर्नाटका के प्रमुख नलिन कुमार कतील ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि टीपू वंश को भगाओ, वोट फॉर राम एंड हनुमान। यानी दोस्तों कर्नाटका के अंदर अपनी स्थिति खराब होता देख पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने बसवराज बोम्मई को साइड किया और येदियुरप्पा के नाम पर चुनाव लड़ने लगे और उसके बाद उसके प्रमुख इस तरीके के बेतुके बयान देकर कहीं न कहीं राज्य के अंदर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखा जरूर बताएगा। टीपू सुल्तान वर्सेस हिंदुत्व के प्रतीकों को करके बीजेपी क्या दिखाना चाहती है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट ये है कि राहुल गांधी की अब पूर्व से लेकर पश्चिम तक की यात्रा होने वाली है दोस्तों। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी में कांग्रेस पार्टी के लोग जुट गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी सबसे पहले 24 से लेकर 26 फरवरी तक रायपुर में एक सेशन करने जा रही है, जहां पर सारे पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और यहीं पर डिसाइड किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। ये बात पूरी तरीके से तय है कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण होगा दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक का पूरा डिस्टेंस कवर किया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि कब किया जाएगा, तो इसका जवाब ये है कि कांग्रेस पार्टी 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक अपने सेशन के बाद आगे का निर्णय लेने वाली है दोस्तों। जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हो रहा है वहीं से आगे की रणनीति तय की जाएगी। साथ साथ एक और बड़ी खबर यह है कि भारत में बीबीसी कार्यालयों में आयकर विभाग के तथाकथित सर्वे के
मामले को लेकर DGPUB की ओर से भी चिंता जाहिर की गई है। आपको बता दें कि डिजिटल मीडिया में अपना प्रभाव रखने वाले संस्थान की ओर से भी आलोचना की गई है। इसमें लिखा गया है कि यह घटना सरकारी एजेंसी के द्वारा जांच की कार्रवाई से मीडिया की आवाज को दबाने की एक कार्रवाई है जो बेहद चिंता का विषय है। इस तरीके की प्रवृत्ति को उजागर करता है। वर्ष 2021 से लेकर अब तक लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। पहले न्यूज क्लिक नाम के ऑनलाइन पोर्टल पर कार्रवाई की गई, उसके बाद न्यूज लॉन्ड्रिंग पर छापेमारी की गई, उसके बाद दैनिक भास्कर के यहाँ IT की रेड पड़ी थी, भारत समाचार के यहाँ भी ऐसा ही हुआ था, द वायर के कार्यालय पर भी छापे मारे गए थे। इस तरीके के छापे हमेशा मीडिया संगठनों को निशाना बनाने को लेकर किया जाता है और खासकर उनको निशाना बनाया जाता है दोस्तों जो सरकार के विरुद्ध कुछ प्रकाशन करने की हिम्मत दिखा पाते हैं। साथ साथ दोस्तों ये कठिन संवैधानिक मुद्दा है। उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कर दी एक ऐसी टिप्पणी। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने शिवसेना में दरार से संबंधित मामले की बुधवार को सुनवाई की। महाराष्ट्र विधानसभा में जारी राजनीतिक और संवैधानिक संकट की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि ये बहुत पेचीदा संवैधानिक मसला है जिसका हमें फैसला करना पड़ेगा। पीठ के सामने मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2016 के अंदर नवाब रेबिया मामले में दिया निर्णय सही था या फिर गलत था। अरुणाचल प्रदेश के अंदर नवाब रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर मामले में दिए गए फैसले को लेकर ये बात कही गई है। दोस्तों विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई शुरू की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, सबसे बड़ा सवाल है। साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पूरी तरीके से इसे देखने के लिए कहा है। दोस्तों थोड़ा और समय इस मामले पर लगेगा। मामले को पेचीदा बताकर कहीं ना कहीं ये बता दिया गया है कि मामला काफी ज्यादा डिफिकल्ट है अभी डिसाइड करने के लिए। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के कोर्ट ने दाखिल की गई याचिका के मामले पर याचिकाकर्ता को तगड़ा झटका दिया गया है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि पठान मूवी के टीजर को और बेशरम रंग गाने पर रोक लगनी चाहिए, जिस पर कोर्ट की ओर से मनाही कर दी गई है। दोस्तों याचिका को खारिज भी कर दिया गया है। इस तरीके के बेतुके याचिका को एंटरटेन करने का कोई मतलब नहीं है। साथ आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य आपस में भिड़ गए। हाथापाई और मारपीट की बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों ताज होटल में ABP न्यूज के कार्यक्रम के दौरान इस तरीके का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इसे लेकर वीडियो भी शेयर किया गया है दोस्तों, जिसमें बताया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य है और उनके साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य है जो आपस में भिड़ गए हैं। साथ साथ एक और बड़ी खबर की माने तो भाजपाई रंगारंग कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन कानपुर के पीड़ितों से मोबाइल पर बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि कानपुर देहात में हुई घटना ने सभी को झकझोर दिया है। दिल दहला देने वाला मंजर लोगों के आंखों से ओझल नहीं हो पा रहा है। इस घटना के बाद विपक्ष ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने तस्वीरें शेयर की है जिसमें योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डिप्टी CM भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अखिलेश यादव ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि भाजपाई G20 में रंगारंग कार्यक्रम का साक्षात आनंद उठा रहे हैं, लेकिन बगल में कानपुर के पीड़ितों से दूर से ही मोबाइल पर बात कर रहे हैं। कानपुर के अग्निकांड में क्या भाजपाइयों की आंख का पानी जलकर भस्म हो गया है, निंदनीय और शर्मनाक बताया गया है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अडानी ग्रुप के साथ साथ BBC के मामले को लेकर जमकर आलोचना की गई है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा बोले, कहा साहब के अतीत पर कोई प्रकाश से डाले तो उस मीडिया हाउस का भविष्य बर्बाद कर देंगे। ये है इनकी असलियत। 2014 से पहले इसी BBC को लेकर साहब कहते थे हम तो भरोसा ही BBC पर करते हैं, अब क्या हुआ है, ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों साथ साथ आपको बता दें कि IIT स्टूडेंट का परिवार बोला, कहा भेदभाव हुआ था, जातिगत भेदभाव के कारण जान गंवाने का मामला सामने आया। दोस्तों IIT बॉम्बे के स्टूडेंट दर्शन सोलंकी ने सुसाइड करने के 3 दिन के बाद उसकी बहन और चाची ने कहा है कि दर्शन ने बताया कि उसके दोस्त उसके साथ जातिगत भेदभाव करते थे। हालांकि IIT बॉम्बे की अथॉरिटी ने कहा कि कैंपस में किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन ये मामला काफी गंभीर है। दोस्तों कितने प्रेस्टीज कॉलेज के अंदर भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं पर हाथापाई के मामले को लेकर महंत राजू दास का बयान, कहा स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस दर्ज कराऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने मुझे पीटा है, हम 3-4 लोग थे, स्वामी प्रसाद मौर्य के 50 लोग थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने समर्थकों को मेरी तरफ ललकारा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मारो इसे यहीं पर। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके के आरोप लगे हैं कि अब महंत राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में लड़ाई और ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। साथ साथ आपको बता दें कि त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता उसके अपने ही समर्थक है और उसके समर्थक वोटर क्या एक बार फिर से उसका साथ देंगे, ये सबसे बड़ा बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बीजेपी ने 2018 के चुनाव में IPFT के साथ में गठबंधन किया था। दोस्तों IPFT के गठबंधन से बीजेपी को त्रिपुरा के अंदर ट्राइबल एरिया में अच्छा खासा समर्थन मिला था, लेकिन इस बार IPFT का विकल्प बनकर त्रिपुरा पार्टी उभर कर आई है, प्रद्योत वर्मा की पार्टी, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। वहीं पर बाल विवाह में गिरफ्तारियों पर हाईकोर्ट ने असम सरकार को तगड़ा झटका देते हुए फटकार लगाई है। तत्काल जमानत देने और रिहा करने के लिए कहा गया है। असम में बाल विवाह के आरोप में हजारों लोगों की ताबड़तोड़
गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी सरकार को गुवाहाटी हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए सभी याचिकाकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरीके के मामले में बड़ी संख्या में गिरफ्तारियों से लोगों के निजी जीवन में तबाही पैदा हो जाती है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले में अब आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक के अनुसार इस मामले में आरोपियों के एक समूह को अग्रिम जमानत दे दी गई है। दोस्तों, कुल मिलाकर अचानक से सरकार की ओर से की गई कार्रवाई की जमकर आलोचना भी हो रही है। वहीं पर बीबीसी छापे पर ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा एक दिन भारत में खत्म हो जाएगा पूरा मीडिया। जिस तरीके से भाजपा सरकार मीडिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, कहीं न कहीं पूरी तरीके से स्वतंत्र मीडिया को खत्म करने की साजिश के तहत उठाया गया ये कदम है। वहीं पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। दोस्तों, आरएलडी के नेता जयंत चौधरी बोले, कहा हमारा गठबंधन अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के साथ में है। सपा के साथ उनका गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जब गठबंधन होता है तो कौन कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगा ये तय हो जाता है। अभी तो फिलहाल इतनी बात क्लियर है कि हमारी लड़ाई साझी होने वाली है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में गठबंधन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं पर 26 साल के बाद कांग्रेस पार्टी कार्य समिति का क्या चुनाव होगा? सीडब्ल्यूसी के चुनाव को लेकर चर्चाएं चल रही है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी महाअधिवेशन की तारीख करीब आते ही पार्टी के अंदर बहस तेज हो गई है। क्या 26 साल के बाद पार्टी में कांग्रेस के कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी का चुनाव होगा? सीडब्ल्यूसी के लिए आखिरी बार 1997 में कोलकाता के अधिवेशन में चुनाव हुआ था। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक अभी ये तय नहीं किया गया है कि कांग्रेस कार्य समिति में चुनाव होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इस बार में अंतिम फैसला 24 फरवरी को रायपुर में होने वाले संचालन समिति की बैठक में लिया जाएगा। वहीं पर अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। दोस्तों, स्वार विधानसभा सीट को रिक्त यानी खाली घोषित कर दिया गया है। सपा के विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द कर दी गई है। मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई थी। 2 साल की सजा के बाद ये सदस्यता रद्द कर दी गई है। दोस्तों, साथ साथ एक और बड़ी खबर यह है कि कानपुर देहात के घटना के विरोध में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन। अखिलेश यादव बोले, कहा कानपुर देहात की घटना भारतीय राजनीति के इतिहास में एक काला धब्बा है। वहीं पर महाशिवरात्रि से पहले असम सरकार के विज्ञापन पर भड़क गई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। सुप्रिया सुले बोली, कहा अब ज्योतिर्लिंग भी ले जाने वाले हैं क्या? महाशिवरात्रि के मौके पर असम सरकार की ओर से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आमंत्रित करने के लिए जारी किए गए एक विज्ञापन में विवाद छिड़ गया है। दोस्तों, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सेना ने विज्ञापन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के महाराष्ट्र में भगवान और मंदिरों पर हो रही सियासत को लेकर आलोचना भी की गई है। दोस्तों, पुणे जिले के भीमाशंकर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में छठा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अब असम सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से जारी किए गए विज्ञापन में दावा किया गया है कि भीमाशंकर मंदिर असम के डाकिनी पहाड़ी कामरूपी में है। असम सरकार के इस विज्ञापन को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने ट्वीट करते हुए जमकर आलोचना की है। दोस्तों, असम सरकार की आलोचना की गई है। वहीं पर प्रमोद तिवारी बोले, कहा योगी सरकार पहले अल्पसंख्यकों पर अब ब्राह्मणों पर चलवा रही है बुलडोजर। वहीं पर राहुल गांधी अपनी निजी यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर उनका निजी दौरा हो रहा है। गुलमर्गा पहुंचे हैं, जो जानकारी दी गई है। वहीं पर हेट स्पीच से शुरू हुआ सिलसिला अब तक 124 मुकदमे 4 दशकों में पहली बार अब किसी भी सदन में नहीं दिखाई देगा आजम परिवार। 2017 में यूपी के बीजेपी सरकार बनने के बाद से आजम खान पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। हेट स्पीच मामले को लेकर 3 साल की सजा सुनाई गई तो उनकी विधायकी भी चली गई है। दोस्तों, दोनों पिता और पुत्र की विधायकी चली गई है, जिसके बाद आजम परिवार से कोई भी व्यक्ति न विधानसभा में दिखाई दे रहा है और न ही अब लोकसभा में दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से इन सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अब्दुल्ला परिवार फिर से चुनाव जीत कर आ जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ उनके लिए समस्या नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पहली बार ऐसा हुआ है कि आजम खान के परिवार से कोई व्यक्ति किसी पद पर नहीं है। साथ साथ दोस्तों, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी की संघर्ष यात्रा लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। आपको बता दें कि तेलंगाना कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी ने जबरदस्त जन सैलाब इकट्ठा कर रखा है। दोस्तों, जबरदस्त लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरीके से तेलंगाना में रिवाइवल चल रहा है। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रेवंत रेड्डी के साथ एकजुटता से खड़े दिखाई दे रहे हैं और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि केसीआर के सामने भाजपा एक विकल्प बनकर उभरेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में अपने खोए हुए ग्राउंड को वापस ले रही है। साथ साथ दोस्तों, लेखक विनोद कापड़ी बोले, कहा निक्की यादव की निशंस हत्या कर दी गई, लेकिन इस पर कोई शोर शराबा नहीं हुआ क्योंकि कातिल का नाम साहिल गहलोत है। दरअसल दोस्तों, जिस तरीके का श्रद्धा आफ्ताब वाला मामला था, उसी तरीके का एक मामला दिल्ली से सामने आया है, लेकिन इस पर किसी तरीके कोई चर्चा नहीं चल रही है। टीवी डिबेट नहीं कराए जा रहे हैं, जिसकी लोगों ने आलोचना भी की है। दोस्तों, साथ साथ आपको बता दें कि वरुण गांधी ने दिए संकेत, कहा लोकसभा का चुनाव तो वहीं से लड़ूंगा जहां से मेरे खून का रिश्ता है। उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि पीलीभीत से ही वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पीलीभीत उनके लिए परिवार है और परिवार को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। साथ साथ चुनाव की राजनीति के बाद संन्यास दे लूंगा, ये बड़ा बयान दोस्तों त्रिपुरा पार्टी के नेता प्रद्योत कुमार देव वर्मा ने दिया है। साथ साथ एक और बड़ी खबर ये है कि
आज तक पर आयोजन में एक गांधी सरनेम को लेकर सवाल खड़ा करने वाला पत्रकार शाम होते होते कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के घर पर दावत उड़ा रहा था। यानी सचिन पायलट की ओर से तथाकथित टीवी के पत्रकारों को दावत दी जा रही है दोस्तों। उनकी तस्वीरें भी काफी लोगों के बीच में शेयर भी की जा रही है और कई सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जमकर आलोचना करने वाले इन पत्रकारों के साथ आखिर सचिन पायलट दावत क्यों कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। संसद महाशिवरात्रि की तैयारी को लेकर झारखंड के पलामू में झड़प देखने को मिली है। धारा 144 भी लागू की गई है दोस्तों। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे उठाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जोड़ लिखेगा। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।